हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा टुडे चैनल। फार्मा टुडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 1600 एंटोनी नाम के एक बड़े कपड़ा व्यापारी जो डेल्फ नाम के शहर में रहते हैं, वह कपड़ों को खरीदने से पहले उनकी क्वालिटी की जांच परख बहुत अच्छे से करते हैं। वह कपड़ों की क्वालिटी को जांचने के लिए उस समय अवेलेबल मैग्नीफाइंग लेंस की भी मदद लेते थे। लेंस का यूज करके वह कपड़ों के एक एक धागे को देखते थे, पर जब उन्हें लगा कि कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए और भी अच्छे लेंस चाहिए, तब वह कांच को घिस घिस कर कई लेंस बनाने लगे। एक तरह से यह एंटोनी की हॉबी बन गई और वह हर एक छोटी चीज को इस लेंस से देखने लगे। एंटोनी जब कपड़ों का काम छोड़कर जॉब करने लगे, तब जॉब के बाद जितना भी टाइम मिलता लेंस बनाने में लगे रहते। अब वो लेंस बनाकर हर एक चीज को इन लेंस से देखने लगे। 1674 में ऐसा समय भी आया जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना तालाब के पानी को इन लेंस से देखा जाए। उन्होंने इन पानी की बूंदों को देखा तो वह बहुत ही हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। उन्हें उस छोटी सी पानी की बूंद में कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही थी जो उन्होंने ना कभी देखा ना कभी सुना। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एंटोनी ने क्या देखा और ये लेंस किस तरह से एडवांस होते गए। 16वीं सदी का अंत होने वाला था। इसके साथ ही धीरे धीरे यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति होने लगी थी। इसके पहले यूरोप डार्क एज के पीरियड में था। डार्क एज शब्द आमतौर पर यूरोपीय इतिहास के एक समय को बताता है जो लगभग पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर 10वीं सदी के प्रारंभ तक का है। यह वह समय था जब पूरा यूरोप अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर वो समय भी आया जब यूरोप ने ग्रीक और अरब लोगों के नॉलेज को अपनाना शुरू किया। इब्न अल हैथम और इब्न सीना जैसे अरब साइंटिस्ट पहले ही ऑप्टिक के ऊपर बुक ऑफ ऑप्टिक और इन्फेक्शन के ऊपर किताबें लिख चुके थे। यह सब चीजें हो रही थी। इसी बीच माइक्रोस्कोप की खोज एक नई और अद्भुत दुनिया को सामने लाने वाली थी, और ये दुनिया थी उन छोटे छोटे जीवों की जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देते थे। ये हर जगह मौजूद हैं। जमीन की छोटी छोटी दरारें हो या किसी एनिमल या इंसान का पेट हो, या हर जगह पाए जाते हैं। ये जमीन, पानी, हवा कहीं भी मिल जाते हैं। ये समुद्र की गहराइयों में भी पाए जाते हैं। इंसान के शरीर के अंदर यह पानी, खाने और सांस से पहुंचते हैं, जिन्हें रोकना इम्पॉसिबल है। साल 1674 एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जी हाँ, ये वही एंटोनी हैं जिनके बारे में हमने पहले बताया कि कैसे एक कपड़ा व्यापारी कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे लेंस बनाते हैं और इसे अपनी हॉबी बना लेते हैं। एंटोनी ने जब तालाब के पानी की कुछ बूंदों को इन लेंस से देखा तो कुछ छोटे छोटे जीव हिलते डुलते नजर आते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक क्रीचर को ल्यूवेनहॉक ने एनिमल्क्यूल्स कहा, और ये आकार और बिहेवियर में अलग अलग थे। कुछ गोल थे, कुछ लंबे, और कुछ में लंबे लंबे बालों जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। पहली बार कोई इंसान जीवों की एक अनोखी अद्भुत दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा था। इस अनोखी दुनिया ने ल्यूवेनहॉक के अंदर इन सब को जानने के लिए अलग ही जिज्ञासा को भर दिया, जिसने उनके आगे की लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। ल्यूवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से देखा, पर क्या वो पहले इंसान थे जिन्होंने लेंस का इस्तेमाल किया? तो चलिए इसको जानने के लिए हम हिस्ट्री में और पीछे चलते हैं। लगभग 4000 साल पहले चीन में चीन के लोग एक लंबी ट्यूब के निचले हिस्से में लेंस को फंसा देते थे। इसके बाद इस ट्यूब के अंदर पानी भर देते थे। पानी का लेवल जितना ज़्यादा होता था उतना ही इस लेंस को देखने पर कोई चीज़ मैग्नीफाई होकर बड़ी दिखाई देती थी। एरिस्टोटल ने भी कहीं कहीं माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा है, कैसे ग्रीक के लोग कर्व लेंस का इस्तेमाल किया करते थे। ग्रीक के लोग इन लेंस का उपयोग
आग जलाने और सर्जिकल प्रोसीजर में वूंड को कॉटराइज करने के लिए किया करते थे। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के समय को इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है और इस टाइम पर इस्लामिक कंट्रीज में साइंस ने काफ़ी तरक्की की थी। उसी समय के कई स्कॉलर ये बात अच्छे से समझते थे कि आंखों से ना दिखने वाले छोटे छोटे क्रिएचर जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं में से एक इब्न सीना, जिन्हें एविसिना के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया था कि शरीर से निकलने वाले फ्लूइड फॉरेन बॉडीज से कंटामिनेटेड हो सकते हैं और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस और अन्य इन्फेक्शन डिजीज की इन्फेक्शियस नेचर की भी खोज की और संक्रामक रोगों के या बीमारियों के प्रसार को सीमित करने के साधन के रूप में क्वारंटाइन की भी शुरुआत की थी। इब्न खतीमा ने अपनी सोच के आधार पर यह बताया कि जो संक्रामक बीमारियां फैल रही थी उनके लिए छोटे छोटे कीड़े जिम्मेदार हो सकते हैं जो हमारी आंखों से ना दिखते हुए हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इनकी वजह से ही बीमारियां होने लगती हैं। 13वीं सदी में रोजर बेकन ने सबसे पहले लेंस के बारे में लिखा। दरअसल वो अरेबिक साइंटिस्ट इब्न अल हैथम की लिखी बुक ऑफ ऑप्टिक्स से बहुत प्रभावित थे। साल 1590 नीदरलैंड में हैंस जेसन और उसका बेटा जैखरियास चश्मा बनाने का काम करते थे। वो एक ट्यूब के अंदर लेंस को फंसा देते और जब इससे किसी चीज को देखते तो उसका आकार कई गुना तक बढ़ जाता। इस तरह ये क्लेम किया जाता है कि ये पहली बार था जब किसी ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। पर यहाँ कंट्रोवर्सी भी है, जहाँ ये कहा जाता है कि इन लोगों ने फेक दावा किया था, पर अब ये जानना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 या 2 से अधिक लेंस होते हैं। एक लेंस साइज को बढ़ा देता है तो दूसरा उसी साइज को और बढ़ा देता है, जिससे मैग्निफिकेशन डबल हो जाता है। तो चलिए हम फिर से एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। लीeuwenhoek जो 1632 में डेल्फ्ट में पैदा हुए थे, पहले एक कपड़ा व्यापारी थे। वे कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते थे। लीeuwenhoek ने लेंस की मदद से जिन छोटे छोटे जीवों को देखा था उनमें सबसे पहले प्रोटोजोआ थे और इसके कुछ सालों बाद उन्होंने बैक्टीरिया को भी इन लेंस से देख लिया था। 1677 में उन्होंने कीड़ों, कुत्तों और इंसानों के स्पर्मेटोजोआ को डिस्क्राइब किया। इसके अलावा प्लांट के स्ट्रक्चर, इंसेक्ट और मसल्स के बारे में भी स्टडी किया। इसके अलावा रेड ब्लड सेल का भी पहला सटीक डिस्क्रिप्शन दिया था। उनकी इन्हीं सब कामों और खोजों के लिए लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एक क्रांतिकारी खोज होने के बाद भी लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया को तुरंत समझने में या स्वीकार करने में बहुत समय यूं ही निकाल दिया। इस समय पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत पूरे तौर पर सभी लोगों या साइंटिफिक कम्युनिटी में इस्टेब्लिश हो गया था और वो था स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन किसी निर्जीव चीज या बिना किसी सोर्स के ही उत्पन्न हो सकता है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज ने इस सिद्धांत पर ही उंगली उठा दी थी। 100 साल बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप आया जब चार्ल्स हॉल ने 1730 में एक्रोमेटिक लेंस की खोज की। एक्रोमेटिक लेंस का ये फ़ायदा हुआ कि ये साफ सुथरी और कलरफुल इमेज बनाते थे। साल 1880 में पहली बार माइक्रोटोम्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। माइक्रोटोम्स एक मेथड है, इसमें सैंपल जैसे बोन, टीथ और कोई दूसरी चीज़ के बहुत ही पतले सेक्शन काट लिए जाते हैं। इस प्रोसेस में बाल जैसे छोटे और पतले चीज़ों को भी पतले सेक्शन में काटा जा सकता है। 1893 में जीस कंपनी के एक एम्प्लॉय अगस्त कोल्हर ने कोल्हर इल्यूमिनेशन की खोज की। कोल्हर इल्यूमिनेशन लाइट की एक प्रोसेस है जिसका उपयोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट लाइट के लिए किया जाता है। कोल्हर इल्यूमिनेशन का फ़ायदा यह हुआ
किससे बनने वाली लाइट एक समान होती थी। इसके अलावा लाइट के सोर्स जैसे हैलोजन लैंप की शैडो या परछाई को सैंपल के ऊपर पड़ने से रोकता था, जिससे इमेज और क्लियर दिखाई देने लगती थी। 19वीं सदी के बाद ही धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में और डेवलपमेंट होने लगे और नई नई खोज होने लगी। अब वैज्ञानिकों को समझ में आने लगा कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरफ हमारे लिए खतरनाक हैं, कैसे ये बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह यह हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में जर्म सिद्धांत डेवलप हुआ। इस सिद्धांत ने बताया कि कैसे किसी बीमारी के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार हैं। इस सिद्धांत को डेवलप करने का क्रेडिट लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच को दिया जाता है, जिससे मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़े बदलाव हुए। ऑयल इमर्सन लेंस और स्टेनिंग टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होने का फायदा ये हुआ कि अब वैज्ञानिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की गहरी पड़ताल कर सकते थे। 1880 में जूलियस रिचर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने पेट्री डिश में बैक्टीरिया को कल्टीवेट और आइसोलेट करना सिखाया, जिससे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडवांस स्टडी का फायदा ये हुआ कि इकोसिस्टम में इनके रोल को समझने में बहुत मदद मिली। इन स्टडी का नतीजा ये हुआ कि हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फर्टिलिटी और क्लाइमेट चेंजेस के लिए कितने ज़रूरी हैं। मार्टिनस बेंजरिक और सर्गेई विनोग्रेड्स्की जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के जरिए मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन और सल्फर साइक्लिन में कितना योगदान है, इस बात को बताया। 20वीं शताब्दी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तरक्की हुई और डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज हुई, तब माइक्रोबायोलॉजी के लिए नए दरवाजे खुल गए थे। रिसर्चर ने अब जेनेटिक मैनिपुलेशन और बायोटेक्नोलॉजी में हाथ आजमाया, जिसने आगे बढ़कर जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म और वैक्सीन डेवलपमेंट में मदद किया। आज माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस से कहीं आगे बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर को देखना तक आसान बना दिया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ और सेल्यूलर प्रोसेस को भी सामने ला रहा है। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप जैसी एडवांस टेक्निक रिसर्चर्स को ये मौका दे रही है कि वो लिविंग सेल की निरंतर चलने वाली प्रोसेस को समझ सके। 1931 में मैक्स नॉल और इंस रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, जिसने मैग्निफिकेशन के लेवल को 2 मिलियन टाइम्स के भी ऊपर लेके चला गया, जिससे बड़ी और अच्छी इमेज बनने लगी थी। 21वीं सदी की शुरुआत में शुरू की गई ह्यूमन माइक्रोबायोम परियोजना ने उजागर किया कि कैसे इन सूक्ष्म जीवों और हम इंसानों के बीच में एक गहरा संबंध है, जो हमारे डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी सिस्टम तक हर एक चीज को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज हम इंसानों को जो सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से निपटने के लिए पूरी दुनिया में इन सूक्ष्म जीवों को समझने की जरूरत पर गंभीरता के साथ लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है। एक लड़ाई है हमारी और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच कि जैसे जैसे ये विकसित होते हैं अपने आप को एंटीबायोटिक के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं और इनसे फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए वैज्ञानिकों को नए नए प्लान बनाने पर मजबूर होना पड़ता है। माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज और उनको समझने के प्रयास हम इंसानों की जानने की उत्सुकता और हमारी प्रतिभा का प्रमाण है। लीवेनहॉक का एनिमल क्लूज को बड़े ही प्यार से देखने से लेकर माइक्रोबायल इकोसिस्टम को समझने तक की एक लंबी जर्नी हम इंसानों की जानने की उत्सुकता, दृढ़ता और आपसी सहयोग का नतीजा है। सूक्ष्म जगत की खोजों ने न केवल विज्ञान को बदल दिया है, बल्कि चिकित्सा, पारिस्थितिक और जीवन की हमारी गहरी समझ पर भी गहरा प्रभाव डाला है। जैसे जैसे हम इस छिपे हुए ब्रह्मांड की खोज करते रहते हैं,
हमें पता चलता है कि बहुत कुछ है जो आगे भी हमेशा खोजने को मिलता रहेगा। माइक्रोस्कोप की विरासत खोज की विरासत है, प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों का निरंतर खुलासा है जो हमें और करीब से देखने और गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।